आइए हमारे साथ उस रात की कहानी में चलिए जब मालेगांव की गलियों में एक धमाका हुआ। एक ऐसा धमाका जिसने न सिर्फ 6 जिंदगियां छीन ली बल्कि देश की सियासत और समाज को भी हिलाकर रख दिया। जालिम ने जो कहा वही मनकूल हो गया। जालिम ने जो कहा वही मनकूल हो गया। कानून उसके पांव का बस धूल हो गया। हाकिम ने अहले अदल को इनाम किया दिया। जिसने सच कहा वही माजूल हो गया। खुश आमदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं मुद्दों का मंच। मैं हूं आपके साथ सिराजुस्सबा। 29 सितंबर 2008 रमजान का पाक महीना नासिक जिले के मालेगांव शहर में भिक्खू चौक पर रात 9:35 पे एक मोटरसाइकिल में जोरदार धमाका होता है। 6 लोग मारे जाते हैं। फरहीन उर्फ सगुफ्ता शेख, शेख मुश्ताक यूसुफ, शेख रफीक मुस्तफा, इरफान जियाउल्लाह खान, सैयद अजहर सैयद निसार और हारून शाह मोहम्मद शाह। करीब 100 लोग घायल और ये सभी ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से थे। धमाके के बाद मालेगांव में तनाव फैल गया। पहले एफआईआर स्थानीय पुलिस ने दर्ज की, लेकिन जल्द ही मामला महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस को सौंप दिया गया। एटीएस की जांच की शुरुआत में कुछ मुस्लिम युवकों को हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में एटीएस ने कहा ये लोग बेगुनाह हैं। फिर जांच की दिशा बदली। एटीएस को एक बड़ा सुराग मिला। एक एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल जिसका नंबर था MH15P4572 जो कि नकली था। फॉरेंसिक जांच के बाद इसका असली नंबर GJ05BR1920 निकला जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड था। एटीएस ने दावा किया कि ये मोटरसाइकिल ही धमाके में इस्तेमाल हुई थी। 23 अक्टूबर 2008 को एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण कालसांगरा और श्याम भावर लाल साहू को गिरफ्तार किया। बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और स्वामी असीमानंद भी हिरासत में लिए गए। एटीएस ने आरोप लगाया कि ये सभी अभिनव भारत नामक संगठन से जुड़े थे जो 2006 में बना था और कथित तौर पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा था। एटीएस ने अपनी चार्जशीट में दावा किया कि साध्वी प्रज्ञा ने साजिश में हिस्सा लिया, उनकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ और कर्नल पुरोहित ने कश्मीर से आरडीएक्स लाकर बम बनाया। यह पहला मौका था जब किसी बम धमाके में हिंदू संगठनों को आरोपी बनाया गया, जिसमें भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों की बहस शुरू हुई। 2011 में मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दिया गया। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस केस की गति और दिशा में बदलाव दिखने लगा। 2013 में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें अभिनव भारत पर धार्मिक विद्वेष फैलाने की साजिश का आरोप लगाया गया, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मकोका यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम को इस केस से हटा दिया। 2016 में एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा और कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ सबूतों की कमी का हवाला देकर क्लीन चिट देने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने ट्रायल जारी रखा। 2017 में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को जमानत मिल गई। 2018 में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। 323 गवाहों की गवाही ली गई, लेकिन 40 गवाह अपने बयानों से मुकर गए। इससे अभियोजन पक्ष की स्थिति कमजोर हो गई। अप्रैल 2025 में एक चौंकाने वाला मोड़ आया। एनआईए ने मुंबई के विशेष कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और 5 अन्य आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। एनआईए ने 1500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की जिसमें दावा किया गया कि ये सभी हिंदुत्व विचारधारा से प्रेरित होकर एक आतंक की साजिश का हिस्सा थे। जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के वकीलों ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ने साजिश की बैठकों में हिस्सा लिया और उनकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ, लेकिन सवाल यह उठता है अगर इतने पुख्ता सबूत थे तो फिर क्या हुआ। 31 जुलाई 2025 को एनआईए की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जज एके लाहौटी ने कहा अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। कोई सबूत नहीं कि साध्वी प्रज्ञा की बाइक उनके कब्जे में थी। कर्नल पुरोहित ने आरडीएक्स लाया या बम बनाया, इसका कोई प्रमाण नहीं। घटना स्थल से फिंगरप्रिंट या फॉरेंसिक सैंपल ठीक से जमा नहीं किए गए। नतीजा, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी
और सुधाकर धर द्विवेदी सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए। कोर्ट ने कहा सबके आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। फैसले से ठीक एक दिन पहले 30 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कोई हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता। बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने। साध्वी प्रज्ञा के वकील ने इसे संयोग बताया। साध्वी प्रज्ञा ने बरी होने के बाद कहा मुझे आतंकवादी बनाया गया, लेकिन आज भगवा और हिंदुत्व की जीत हुई। लेकिन जरा ठहरें, पीड़ित परिवारों का गुस्सा और दर्द बरकरार है। एक पीड़ित की मां ने कहा मेरी बेटी वड़ा पाव लेने गई थी, उसकी मौत हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? हमें इंसाफ चाहिए। परिवारों ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। कोर्ट ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे देने का आदेश दिया, लेकिन क्या ये पैसा इंसाफ की जगह ले सकता है? मालेगांव की गलियों में आज भी कुछ सवाल गूंज रहे हैं। एनआईए ने आखिर किस आधार पर फांसी की मांग की थी? अगर सबूत थे तो आरोपी बरी क्यों हुए? और अगर सबूत नहीं थे तो ये 17 साल का खेल किसके इशारे पर खेला गया? और सबसे बड़ा सवाल, मालेगांव धमाके का असली जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, मालेगांव में विस्फोट की ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि सच, सियासत और इंसाफ की जटिल गुत्थी है। आप क्या सोचते हैं? क्या इस केस में इंसाफ हुआ? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहे।